सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अप्रैल 2023 के संदर्भ में बिहार के करंट अफेयर्स को देखा था और इस कड़ी में हम स्टैटिक पोर्शन में प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल में चल रहे थे। मैंने कहा था कि एक लंबी कक्षा के माध्यम से हम मौर्योत्तर काल के संभावित प्रश्नों और बूस्टर फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे और आज उसी के साथ मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि जो मौर्योत्तर काल है उसमें यदि स्रोत की बात की जाए तो लिमिटेड सोर्सेज उपलब्ध हैं, इसीलिए उसे अंधकार युग की संज्ञा भी दी गई है। और इस कड़ी में देशज और विदेशज दोनों तरह के वंश क्या थे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए हेडिंग में बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। ठीक है, ये आपका हेडिंग रहेगा। शुरुआत किया जाए। सबसे पहले लिखिए, देखिए कालिदास के कुमार संभवम में, कालिदास के कुमार संभवम में, कालिदास के कुमार संभवम में, कुमार संभवम में कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सोने का सिक्का सबसे पहले, सोने का सिक्का सबसे पहले सोने का सिक्का सबसे पहले वीमा कडफिसस ने चलाया। सोने का सिक्का सबसे पहले वीमा कडफिसस ने चलाया। वीमा कडफिसस ने चलाया, जिस पर जिस पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है। जिस पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है। भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है। शिव की प्रतिमा अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी में जोड़ दीजिए माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र की रचना, माध्यमिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने की। माध्यमिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने की। नागार्जुन ने की।
एवं इन्होंने एवं इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। एवं इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेंगे इस कड़ी में कि जो शून्यवाद का सिद्धांत है उसकी तुलना अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है, सापेक्षता के सिद्धांत से की जाती है। इसको लिख दीजिए, लिखिए, शून्यवाद के सिद्धांत की तुलना 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 अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है। की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नागार्जुन को, अगला बिंदु, नागार्जुन को महायान शाखा का एवं महायान आंदोलन का भी रक्षक माना जाता है। नागार्जुन को महायान शाखा एवं महायान आंदोलन का रक्षक माना जाता है। रक्षक माना जाता है। रक्षक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र लिखा। वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र लिखा। वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र लिखा। शास्त्र लिखा। नेक्स्ट, देखिए, अश्व घोष ने संस्कृत में अश्व घोष ने संस्कृत में अश्व घोष ने संस्कृत में संस्कृत में बुद्ध चरितम बुद्ध चरितम कौमा कौमा सौंदरानंद काव्यम सौंदरानंद काव्यम सौंदरानंद काव्यम काव्यम तथा 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 शारिपुत्र प्रकरणम शारिपुत्र प्रकरणम
एवं एवं गंडीय स्रोत गाथा भी लिखा। भी लिखा। इस सभी पुस्तकों को लिख लेंगे। इस सब के लेखक कौन हैं? अश्वघोष हैं। इसकी रचना अश्वघोष ने की है। हाँ आदित्य जी। हाँ, कक्षा वही लगभग 10 मिनट से पहले शुरू हुई होगी। हम चौथे या पांचवें बिंदु पर होंगे। ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा लाइव रहेंगे। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ जो मेरा फिंगर है, अच्छा इसके बाद आपको नहीं दिख रहा होगा। सेट करना पड़ेगा। सभी लोग बने रहेंगे लाइन पर। और इशू है शायद। एक बार सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। चलिए अब ठीक हो गया है। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, मुझे लगता है। आप में से कोई अभ्यर्थी ये बताएं कि ये जो पेन का पॉइंटर रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है अभी यहाँ पर? ठीक है। कई बार क्या होता है, ओबीएस कंट्रोल रिफ्रेश करना पड़ता है इसमें। तकनीकी समस्याएं क्या दिख रहा है? हाँ, वो कम एरिया कवर कर रहा था। आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने अश्वघोष के रचित 4 महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लिया है। क्या क्या देखा है? तो हमने देखा है बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडीय स्रोत गाथा। और हमने क्या देखा है? तो हमने एक और देख लिया है शारिपुत्र प्रकरणम। तो इस सभी के रचयिता कौन है? इस सभी के रचयिता अश्वघोष हैं। इसे कभी नहीं भूलेंगे। और नागार्जुन के बारे में सदैव ध्यान रखेंगे कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइंस्टीन के बारे में आप में से कोई अभ्यर्थी बता सकते हैं कि आइंस्टीन ने ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया? चर्चा भी मैंने की है, लेकिन उसको थोड़ा सा व्याख्या करके बताइए। कौन बताएंगे? साइंस बैकग्राउंड। हाँ। अच्छा, सिद्धांत तो सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने भी की है। लेकिन सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? सूत्र क्या है इसका? इसका सूत्र है, वेरी गुड, ई इक्वल्स ई बराबर एम सी स्क्वायर है। जहाँ ई एनर्जी है, सी प्रकाश का वेग है, और एम द्रव्यमान है। ठीक है। और ये एक ऐसा सिद्धांत है, कहता है कि जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर या ज्यादा हो जाए, तो वो कण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अभी संभव नहीं है।
वर्तमान में इस ब्रह्मांड में किसी भी पिंड की गति प्रकाश की गति के बराबर नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति अभी तक ज्ञात सभी गतियों में महत्तम है। तो शून्यवाद का जो सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था वह ठीक ठीक अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को टच करता है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखेंगे। और मैं आप सभी अभ्यर्थियों से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम यदि प्रकाश की गति से यात्रा करना शुरू करें तो कितने समय में हम ब्रह्मांड की सीमा के पार निकल जाएंगे? कौन बताएंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि प्रकाश की गति पता है ना सबको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का ट्रेवल कर सकता है। तो यदि इस रफ्तार से हम ब्रह्मांड को पार करना चाहें तो कितने वर्ष में ब्रह्मांड को पार कर लेंगे? कौन बताएंगे? आदित्य जी, सोचकर बताइए। इफ यू वांट टू ट्रेवल द होल यूनिवर्स विद लाइट स्पीड, कितना समय लगेगा? तभी सोच में पड़ गए। एक मोटा मोटा एक अंदाजा दे दीजिए जो आपको लगता होगा अनुमानित। 15 से 20 प्रकाश वर्ष। चलिए, और कोई और अभ्यर्थी हैं जो एक अनुमानित उत्तर दे सकते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं? प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा होती है। इस रफ्तार से ब्रह्मांड को पार करने में कितना समय लग सकता है? 1 प्रकाश वर्ष, 10 प्रकाश वर्ष, 1 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष, कितना समय लगेगा? चलिए, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, जब भी आइंस्टाइन की बात आती है तो यूनिवर्स के बारे में आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए इस बिंदु पर। मैं आप सभी को बता दूं, जब हम फिजिक्स की क्लास लेंगे आगे चलकर, भौतिकी, तो वहाँ देखिएगा कि एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि एक महाविस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और वो बहुत हद तक सही भी है। जो आज के तथ्य सामने हैं, जो आंखों से दिखता है, जो सत्यापित किया जा सकता है, उसमें वो सत्य भी है। तो जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड सब तरफ से फूट गया ऐसे। और देखेंगे आप कि जब विस्फोट होता है तो सभी कण क्या होते हैं? ऐसे अलग होते हैं, दूर भागते हैं। जैसे पृथ्वी एक कण ही है ब्रह्मांड के लिए, सूर्य भी एक कण ही है, बहुत छोटा सा आकार का है। यूनिवर्स के साइज के हिसाब से इसकी कोई अस्तित्व की ये की ही नहीं जा सकती, न्यूनतम है। तो सारे कण ऐसे भाग रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि जो ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार है वो प्रकाश की गति से कई गुना ज्यादा है। अर्थात हम कभी भी किसी भी स्थिति में ब्रह्मांड की सीमा के पार नहीं निकल सकते प्रकाश की गति से। ध्यान दीजिएगा इस पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के फैलने की जो रफ्तार है वो प्रकाश की गति से कई हजार गुना ज्यादा है। ठीक ठीक ऐसा ही है जैसे मान लेते हैं कि पानी चारों तरफ फैल रहा है और आप बीच में खड़े हैं, और एक वृत्ताकार रूप से पानी आपको घेरा हुआ और पानी सब तरफ फैल रहा है। उसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी रफ्तार हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कभी उस घेरे से बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। ठीक ठीक ऐसा ही है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस बात की व्याख्या भी एक समय में आइंस्टीन ने की थी। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। फिलहाल हम मौर्योत्तर काल में हैं। फिजिक्स में जाने के बाद इन प्रकरणों पर विशेष चर्चा करेंगे। लिखिए, कुषाणों ने, नेक्स्ट पॉइंट, कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। कब्जा किया था। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी ने अल्ताई पर्वत का नाम जरूर सुना होगा। यदि आपने अध्ययन किया होगा, देखा होगा, एक पर्वत है अल्ताई पर्वत। कितने अभ्यर्थियों ने इसका नाम सुना है? मध्य एशिया में है।
इसे सोने का पहाड़ कहते हैं। इसको लिख लीजिए। लेकिन अति महत्वपूर्ण है कि मौर्योत्तर काल में अति महत्वपूर्ण है कि मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया के अल्ताई पर्वत मध्य एशिया के अल्ताई पर्वत मध्य एशिया के अल्ताई पर्वत ब्रैकेट में सोने का पर्वत ब्रैकेट में सोने का पर्वत मध्य एशिया के अल्ताई पर्वत से सोना आयात किया जाता था। इस काल में, मौर्योत्तर काल में सोना आयात किया जाता था। सोना आयात किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अल्ताई पर्वत के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। कई बार तो पूछते हैं कि इनमें से किस पर्वत को सोने का पर्वत कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा अल्ताई पर्वत, मध्य एशिया में है और मौर्योत्तर काल में सोने का आयात किया जाता था। हमने इस कड़ी में देखा है कि कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। इसको भी ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब एक प्रणाली है छत्रप। छत्रप प्रणाली, ये क्या होता है? कौन बताएंगे? वेरी गुड। राज्यों को प्रांतों में बांटते हैं और प्रांतों का क्या होता है? एक सूबेदार होता है। अब इस प्रणाली को जन्म किसने दिया, तो लिख लीजिए। देखिए, छत्रप प्रणाली को कुषाणों ने जन्म दिया। छत्रप प्रणाली को कुषाणों ने जन्म दिया। छत्रप प्रणाली को कुषाणों ने जन्म दिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्य प्रांतों में बटा होता है और हर एक प्रांत का एक सूबेदार होता है। इस सिस्टम को कुषाणों ने जन्म दिया था। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कुषाण किस देवता की पूजा करते थे? किसके उपासक थे? कौन बताएंगे? लिख लीजिए। शिव के और बुद्ध के। वेरी गुड। देखिए, कुषाण शिव और बुद्ध के उपासक थे। कुषाण शिव और बुद्ध के उपासक थे। कुषाण शिव और बुद्ध के उपासक थे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, कुषाण काल में कला की दो विधाओं, कला मीन्स आर्ट। कुषाण काल में कला की दो विधाओं, मथुरा और गांधार कला का विकास हुआ। कला की दो विधाओं कला की दो विधाओं गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। विकास हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, गांधार कला को
गांधार कला को ग्रीको रोमन संस्कृति भी कहते हैं। गांधार कला को ग्रीको रोमन संस्कृति भी कहते हैं। ग्रीको रोमन संस्कृति भी कहते हैं। पूर्व में ही मैं चर्चा कर चुका हूं कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस में बनी थी? मथुरा कला में बनी थी। लेकिन बाद की जो मूर्तियां हैं वह गांधार कला में बनी है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। कल जो करंट अफेयर्स बिहार के संदर्भ में मैंने पढ़ाया था, आप में से कितने अभ्यर्थियों ने उसको नोट डाउन कर लिया है? वो एक बार हाथ खड़े करें। भूल ही गए, आज ध्यान से हट गया। लाइव में कितने अभ्यर्थी कॉपी दिखाने की स्थिति में हैं? कितने अभ्यर्थी कॉपी देख लीजिए। पंकज जी, थोड़ा सा त्याग दिखाते हुए, परिश्रम दिखाते उसको ससमय कर लीजिए। अभी तो क्लास की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5 घंटे से अधिक की कक्षा में ले नहीं पाता हूँ। उसके कई कारण हैं, उसमें स्वास्थ्य कारण भी है थोड़ा सा इंक्लूड। आगे चलकर क्लास और बड़ी हो सकती है, तो पीछे नहीं रहिएगा। जिनका भी छूट गया है वो आज लिख लीजिए, और उसको याद भी करना है। कल मैंने श्रुति के माध्यम से आप सभी को याद करवाया था, सबको ध्यान होगा। सुनने के माध्यम से, जिसमें विजुअल भी था लेकिन हम लिख नहीं रहे थे, ऑडियो के माध्यम से याद कर रहे थे। थोड़ा सा देख लीजिएगा। करंट यदि ठीक रहेगा तो जिस परीक्षा में बैठेंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी, और करंट गड़बड़ा गया, सत्यानाश हो जाएगा। पूछताछ भी कर लेते हैं एक बार। ये पूछें, जिसको जिनको पता हो सबसे पहले बताइए। हाल ही में 2023 में बिहार के किस अभयारण्य का हवाई सर्वेक्षण किया गया है? ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। कैमूर का, वेरी गुड। सबको क्लियर जा रही है क्या, या केवल एक तरफ गड़बड़ हो रही है? बाकी शेष लोगों को, इसका मतलब है कि पर्सनल नेटवर्क इशू है। देखिए, यहाँ पर 5G+ है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक जाना चाहिए। और अगला एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुजफ्फरपुर के बारे में कल क्या पढ़ाए थे? क्यों प्रसिद्ध था कल मुजफ्फरपुर? क्या बनाया गया था वहां पर जो कल पढ़ाए थे? वेरी गुड। देख लिया है कि आपने, या मन से जवाब दिया है? देख लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे मरचा चावल के बारे में मैंने पढ़ाया था कि मरचा धान पश्चिम चंपारण की शान, जो अभी चल रहा है, काफ़ी ट्रेंड में है, और उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ध्यान रख लेंगे उसको। आने वाले समय में और भी जीआई टैग्स बिहार में विभिन्न वस्तुओं को मिलेगा, उसको ध्यान रखेंगे। गंगा उद्वह योजनाओं में जो दक्षिण बिहार के 4-5 जिले लाभान्वित हैं, उसको नहीं भूलेंगे। तो ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बुद्ध के बारे में मैंने एक बार पुनः स्मरण करवा दिया है कि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में, और बाद की शेष मूर्तियां गांधार कला में बनी थी। इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप लिख चुके हैं, गांधार कला ग्रीको रोमन कहते हैं, लिख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गांधार कला में गांधार कला में विभिन्न रूपों में मूर्तियां बनाई गई हैं। गांधार कला में विभिन्न रूपों में मूर्तियां बनाई गई है, बनाई गई है। विभिन्न रूपों में मूर्तियां बनाई गई है। अब कोई बताइए आप में से कि गांधार कला की मूर्ति की सबसे खास विशेषता क्या है? कौन बताएंगे? किसमें रहती है? भूमि स्पर्श मुद्रा में। अधिकांश मूर्तियां तो भूमि स्पर्श मुद्रा में ही हैं, लेकिन एक खास
बिंदु है जो गांधार कला को अन्य कला से बिल्कुल अलग करता है, ध्यान मुद्रा। आप बुद्ध की मूर्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां किस में है? ध्यान की मुद्रा में है। इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए मथुरा कला मथुरा कला ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। तीनों धर्मों से संबंधित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कनिष्क के विषय में एक बात ध्यान रख लेंगे, वो क्या है? तो कनिष्क के विषय में देखेंगे, आप खुद भी सर्च करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि कनिष्क की जितनी मूर्तियां मिली हैं वो पूरी नहीं मिली हैं। जैसे पूरी नहीं मिलने का मतलब है इस पैर से लेकर सर तक का नहीं मिला है, या तो आधे धड़ का मिला है, केवल मस्तक का मिला है। तो ये जितनी भी मूर्तियां कनिष्क की मिली हैं उन सभी का संबंध मथुरा की कला से है। तो लिख लीजिए। देखिए कनिष्क के अब एक मूर्ति बिना सिर वाली भी मिली है। तो लिखिए कनिष्क के बिना सिर वाले मूर्ति का संबंध। कनिष्क के बिना सिर वाले मूर्ति का संबंध कनिष्क के बिना सिर वाले मूर्ति का संबंध मथुरा कला से है। मथुरा कला से है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक शास्त्र है जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र या होरा शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के नाम से तो काफी विख्यात है, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वैसे आजकल कई तरह की लॉजी आ चुकी है उसमें। जैसे आप देखेंगे एक होता है अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी। एक होता है लाल किताब। अलग अलग प्रकार हैं, और उसमें भी उसके सब प्रकार हैं, सब टाइप्स हैं। जैसे आप देखिएगा कि उत्तर भारत का अलग पद्धति है, दक्षिण भारत का अलग पद्धति है। तो ये जो शास्त्रों का विकास हुआ, जिसका आधार हम ज्योतिष शास्त्र या होरा शास्त्र को मानते हैं, यह यूनानियों के सहयोग से हुआ है। तो लिख लीजिए। देखिए यूनानियों के संपर्क से ज्योतिष शास्त्र या होरा शास्त्र का विकास हुआ। यूनानियों के संपर्क से ज्योतिष शास्त्र या होरा शास्त्र होरा शास्त्र का विकास हुआ। विकास हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। कामंदक। कामंदक एक लेखक हैं। कामंदक। कामंदक ने नीतिसार नामक पुस्तक लिखी। कामंदक ने नीतिसार नामक पुस्तक लिखी। कामंदक ने नीतिसार नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। इसमें और कई तथ्य हैं, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए ऐसे सभी तथ्य
जो विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें एक तथ्य है कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म से था, किस जाति का था। तो लिख लीजिए, कोई बता सकते हैं? एक बार फिर से कहा जाए सर, ध्यान रखेंगे इसका। मैं कई बार बता चुका हूं, अनुशंसा की भाषाओं में चले जाएंगे तो तुरंत अधिकारी बन जाएंगे। प्रश्न था कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म से था और किस जाति से था। ब्राह्मण जाति से था। वेरी गुड। और धर्म क्या था उसका? हिंदू था। ठीक है। ब्राह्मणों को काफी संरक्षण दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो लिखिए, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर, मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की, कौमा ब्राह्मण जाति का था। बौद्ध के विरोधी थे, ब्राह्मण जाति का था। अब ये मैंने इसलिए लिखवा दिया है, अधिकांश राजा क्या हुए? क्षत्रिय हुए। उसमें यदि किसी दूसरे वर्ण का व्यक्ति क्या होगा, राजा बन जाएगा और कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा, का नाम याद रखना पड़ता है। पुष्यमित्र शुंग को कई कारणों से याद रखा जाता है, जो हम पढ़ भी चुके हैं पहले। देखिए, शुंग काल को, शुंग काल को शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया, ब्रैकेट में पुनर्जागरण, का काल भी कहा जाता है। शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया, ब्रैकेट में पुनर्जागरण, का काल भी कहा जाता है। काल भी कहा जाता है। ठीक है। आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि शुंगों की राजधानी कहाँ थी, कहाँ बनाई थी? शुंग शासकों की राजधानी लिखवाए हैं, विदिशा, भूल, और पाटलिपुत्र, दोनों थी। इसमें पाटलिपुत्र तो सबको याद रहेगा, विदिशा के बारे में दोबारा से लिख लीजिए। देखिए, शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा में भी स्थापित की थी। शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा में भी स्थापित की थी, विदिशा में भी स्थापित की थी। आपने मिनंडर के बारे में पढ़ा है? ठीक है। मिनंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिलिंद कहा जाता है। मिनंडर को किसने हराया था? नागसेन कैसे हरा सकता है? बताइए, राजा ही तो राजा को हराएगा, नागसेन कहां से आके मिनंडर को हरा देगा? नागसेन क्या है छोटू जी, नागसेन क्या था? कोई बताइए, नागसेन क्या था पहले? बौद्ध भिक्षु। एक बौद्ध भिक्षु बिना किसी हथियार के कई हजार सेनाओं से लैस राजा को कैसे हरा सकता है? संभव है? उसने तो हित करने का प्रयास किया था। लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, इंडो यूनानी शासक मिनंडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था।
इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ओके, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे खंड हैं जिन्हें याद रखने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। जैसे एक खंड है मौर्योत्तर काल, उसमें डिफिकल्ट है। एक दूसरा जो खंड है वह देखिएगा, जो भक्ति सूफी युग का खंड है, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है वहाँ। ठीक है, तो इस सब को देख लीजिएगा। कई तथ्य ऐसे हैं जो बहुत मिलते जुलते रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। राघव जी, आप बताइए कि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित कौन थे? ज्योति कुमारी, वेरी गुड। पतंजलि की रचना का नाम बताइए। और पतंजलि के नेतृत्व में पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 2। वेरी गुड, लिख लीजिए। इस पॉइंट को दोबारा से लिख लीजिए। देखिए, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। राजपुरोहित थे जिनके नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। आदित्य जी, आप बताइए, जो भागभद्र था, जिसका दूसरा नाम भागवत भी है, वह क्यों प्रसिद्ध हुआ? किस कारण से बहुत हाईलाइट में आया वो? अर्चना जी, भागभद्र के समय में हेलियोडोरस किस कारण से अति प्रसिद्ध हुआ? कोई, एनीबॉडी? उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया और अति प्रसिद्ध बेसनगर स्तंभ की स्थापना की, गरुड़ स्तंभ, कभी नहीं भूलिएगा, ये लिखवा चुके हैं और यह आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए, इस पॉइंट को दोबारा से लिखिए। देखिए, ध्यान रखें कि शुंग वंश के शासक भागवत, ब्रैकेट में भागभद्र, शुंग वंश के शासक भागवत, ब्रैकेट में भागभद्र, के शासन काल में, के शासन काल में ये शासन काल में ये शासन काल में यमन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर, भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की।
विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। वासुदेव ने कर दी एवं एवं मगध की गद्दी पर मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव रखी। मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव रखी। मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव रखी। नींव रखी। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। कण्व वंश की नींव रखी। देखिए कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन हुआ। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन हुआ। सुशर्मन हुआ। ठीक है, कोई बताइए कि सुशर्मन की हत्या किसने की? सिमुक ने की। तो ये आप पहले भी लिख चुके हैं, और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सातवाहनों के विषय में मुख्य बातें हमने लिखवा दी है। अब जैसे हॉल ने गाथा सप्तशती लिखा, यह सबको याद याद होगा। और बृहत कथा किसने लिखा? गुणाढ़ ने लिखा। तो ये सब मैं दोबारा छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक बार आपने लिख लिया है, उसको देख लीजिएगा। जो बातें मिस हो गई हैं, ऐसे कुछ बातों को लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु। देखिए सातवाहन शासकों ने चांदी चांदी तांबा, सीसा सीसा और कांसे के सिक्के जारी किए। कांसे के सिक्के जारी किए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सीसा का सिक्का किसके समय में चलाया गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वेरी गुड। इसको ध्यान रखिएगा, सीसा का सिक्का भी सातवाहनों ने ही चलाया था।
नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सातवाहनों ने सबसे पहले सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रक्रिया शुरू की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रक्रिया शुरू की शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सातवाहनों की राजकीय भाषा सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सातवाहन शासकों में माताओं के नाम पर सातवाहन शासकों में माताओं के नाम पर नामकरण किया जाता था। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान सबसे अधिक योगदान हिंद यवन लोगों का था। हिंद यवन लोगों का था। हिंद यवन लोगों का था। अभी आपने हेलियोडोरस के बारे में भी चर्चा की है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसी ने हाथ रेज किया है या कोई ज्वाइन करना चाहते हैं? ज्वाइन करना चाहते। नेक्स्ट, देखिए सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां निम्नलिखित हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। गुफाएं तथा अमरावती कला। तथा अमरावती कला। अमरावती कला। इनको लिख लेंगे आप। कार्ले का चैत्य,
अजंता और एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला, ये सातवाहनों की मुख्य कृतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए मेघवाहन को चेदी वंश का संस्थापक माना जाता है। मेघवाहन को चेदी वंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भारत पर मौर्योत्तर काल के भारत पर मौर्योत्तर काल के मौर्योत्तर काल के प्रथम यूनानी आक्रमणकारी प्रथम यूनानी आक्रमणकारी प्रथम यूनानी आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था, 183 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस प्रथम था, जिसके सेनापति जिसके सेनापति अपोलोडोटस अपोलोडोटस एवं अपोलोडोटस एवं मिनांडर थे, जिसके सेनापति अपोलोडोटस एवं मिनांडर थे। मिनांडर थे। ठीक है। अब पहले ही बता दिया है कि मिनांडर ने और डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, दोनों का कॉमन था। लिखवा दिए थे शाकल, सियालकोट, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब दोबारा लिखवाएंगे तो क्या होगा, काफी लंबा समय जाएगा उसमें। इनकी राजधानी कहाँ थी, वहीं लिख दीजिए, राजधानी साकल, सियालकोट, वहीं मेंशन कर दीजिए। राजधानी साकल ब्रैकेट में सियालकोट, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब मिनेंडर के विषय में एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। क्या है? तो मिनेंडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है। लिख दीजिए, लिखिए मिनेंडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है। मिनेंडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है। मिनेंडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है। और कोई अभ्यर्थी जवाब दीजिए कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। इन तथ्यों को भी संज्ञान में धारण करके रखेंगे। मैंने मौर्योत्तर काल की पृष्ठभूमि में आपको लिखवा दिया है कि जो मिलिंद पन्हो है, किसने लिखी है? नागसेन ने। उसमें किसके बीच वार्तालाप की चर्चा है? नागसेन का। ठीक है। तो ये सब आप पहले ही लिख चुके हैं, इन्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार कॉपी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए सर्वप्रथम, हम्म, सातवाहन वंश खत्म हो गया, लगता है कुछ अनर्थ तो हो गया, नहीं होना चाहिए था, टूट गया। उसकी वीडियोस आ जाएगी, आपने अवकाश लिया था तो आपको मिल जाएगी। वैसे भी एक आध दिन मैंने कहा भी था कि 10 तारीख के बाद वीडियोस आना शुरू होगा, अब आ जाएगा।
उसमें देसी वंश और विदेशी वंश की दो कैटेगरी है, उसमें देख लेंगे। देसी वंश में सातवाहन वंश है। ठीक है, मिलिंद पन्हों को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। क्या लिख रहे थे, लिखिए सर्वप्रथम ये मौर्योत्तर काल का लिख रहे हैं। मौर्य काल चला गया, इतिहास में चला गया। ठीक है, वो समाप्त हो गया है। ये हम मौर्योत्तर काल का लिख रहे हैं, चूंकि काफ़ी समय जा रहा है, अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और इस बार बहुत विस्तार से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें अब जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो इस स्तर की आती है कि यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ वन लाइनर रट कर चले जाए तो कार्य नहीं हो सकता। ज्ञान चाहिए। वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और अब तो कथन वाले क्वेश्चन को वरीयता मिलने लगी है। आप देखिएगा कि आजकल जो परीक्षाएं आ रही हैं सामने, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी अति आवश्यक हो जाती है, तो वो सब समाप्त हो गया है। हम आगे चलेंगे। लिखिए सर्वप्रथम, नेक्स्ट पॉइंट में, सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का। लेख, लेख उत्कीर्ण यानी लेख छपा हुआ सिक्का। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का एवं स्वर्ण सिक्का, गोल्डन क्वाइन, स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का, वैसे पहले भी लिखा दिए हैं एक बार, फिर भी लिख लीजिए। एवं स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। ठीक है, अब एक अगले तथ्य पर चलते हैं। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने यवनिका शब्द सुना है, और ये किस भाषा का शब्द है अभी वर्तमान में? यवनिका, यवनिका का अर्थ होता है, क्या होता है? कोई जवाब देना चाहते हैं? यवनिका का अर्थ होता है पर्दा। ठीक है, और आजकल यह संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये आया कहाँ से? तो नाम में ही स्पष्ट है कि कहाँ से आया। यवन से, यूनान की तरफ से। लिख लीजिए, लिखिए भारतीय संस्कृत नाटकों में, भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द यवनिका, भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द यवनिका यानी पर्दा, यवनिका यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो यवनिका का अर्थ होता है पर्दा होता है। यह नाटकों में जो देखते होंगे, आप कहते हैं कि पर्दा गिरा दिया गया। अब इसके बाद अगले सीन की शुरुआत होगी ड्रामाज में, तो यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अगला बिंदु, लिखिए हिंद यूनानी शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में एक यूनान की प्राचीन कला चलाई, यूनान की प्राचीन कला चलाई यूनान की प्राचीन कला
चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसका सबसे उत्तम उदाहरण गांधार कला है, जिसका सबसे उत्तम उदाहरण गांधार कला है, गांधार कला है। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विक्रम और शक संवत मैंने आपको लिखवा दिया है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जबकि 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अभी हम शकों के विषय में एक पॉइंट लिखेंगे कि शक कहाँ से आए थे और किस उद्देश्य से आए थे। तो लिखिए, शक भारत में मध्य एशिया से आए थे। शक भारत में मध्य एशिया से आए थे और चारागाह की खोज में आए थे। शक भारत में मध्य एशिया से आए थे और चारागाह की खोज में आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई बता दीजिए कि शकों के सबसे प्रतापी सम्राट कौन हुए भारत में। जल्दी, काफी समय लग गया, फिर ये सब याद होना चाहिए, सन्नाटा नहीं पसरना चाहिए। कॉपी देख कर आएंगे तो नहीं पसरेगा। 2 दिन पूर्व चर्चा हुई है और शक पढ़ाए हैं। शकों के सबसे प्रतापी शासक थे रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये नहीं भूलिएगा, ये शक वंश के ही थे, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूर्व में हम सब कुछ लिख चुके हैं, बस थोड़ा याद करके रखेंगे इसे। तो के शासक थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, रुद्रदामन ने ही सबसे पहले रुद्रदामन ने ही सबसे पहले संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख, संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख, कौन सा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख, इसका दूसरा नाम क्या है, गिरनार अभिलेख। तो संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया। सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया, जारी किया। एवं एवं इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा के थे। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा के थे, प्राकृत भाषा के थे। ठीक है, भारत में जो शक राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कैसे हो जाएगा, क्या कहते थे, नहीं नहीं, विक्रमादित्य तो गिने हुए हैं 14 14, तो सब नहीं बन सकते हैं, वो तो कोई कोई मना, किसी किसी वंश में मना। लेकिन जो शक राजा थे वो अपने आप किस शब्द से संबोधित करते थे, क्षत्रप। और क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, अभी लिखाया है, कुषाणों ने किया था। याद रखिएगा, शुरुआत कुषाणों ने किया था
और शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे, लिख लीजिए। देखिए, भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। स्वयं को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भारत में पहलव, पहलवी समझते हैं, लिखवाए थे। भारत में पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक भारत में पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। मिथ्रेडेट्स प्रथम था। जबकि जबकि सबसे शक्तिशाली शासक जबकि सबसे शक्तिशाली शासक, ये भी लिखवा दिए हैं, गोंडो फर्नीस था। आपने पूर्व में भी लिखा है, गोंडो फर्नीस था। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यहां पर 20 से लेकर 41 ईस्वी। गोंडो फर्नीस था। संस्थापक था मिथ्रेडेटस और सबसे पावरफुल था गोर्नो फर्नीस। इन दोनों नाम को ध्यान रखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, काजल जी आप बताइए कि गोंडो फर्नीस के विषय में एक महत्वपूर्ण बात लिखवाए थे। कौन आया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए? कोई भी, एनीबॉडी। सेंट थॉमस। तो ये आपकी कॉपी में पहले से लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है? लिखवाए थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही भारत आए थे। क्या इसको लिखवाने की आवश्यकता है कि याद रख लेंगे? लिखवाने की आवश्यकता है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि एक बार मुख्य बातों में सभी बिंदु आप तक पहुंची हुई है। थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। और आज मैं पूछूंगा जाते जाते कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आपकी रूटीन क्या है, सबसे पूछेंगे। क्योंकि सफल होने के लिए बहुत तपना पड़ता है और साल 2 साल ठीक से तपना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि देश में भी, मुझे लगता है कि किसी परीक्षा में उतने पद नहीं है जिससे अधिक कोचिंग संस्थान है भी देश में। आप यदि इस तथ्य को गौर से देखें, कोचिंग संस्थानों का जो टोटल जीडीपी है वह देश के राष्ट्रीय बजट से भी ज़्यादा है। पता है कि नहीं? केवल दिल्ली का जो जीडीपी है वह पूरे देश के बजट से ज़्यादा है। लेकिन बात फिर वही है, इस सभी को बैठा लिया जाए, सभी अध्यापक और सभी अभ्यर्थी भी बैठ जाएं तब भी सबका चयन ना हो, ये स्थिति है आज देश में। इसका कारण है, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को पढ़कर कोई एरिस्टोटल बन जाएगा। ये संभव नहीं है, अरस्तु नहीं बन सकते हैं। लेकिन है क्या, यहाँ पर एक रैट रेस कंपटीशन है। सीधा सीधा है कि उस दौर में जो सबसे आगे चला जाएगा उसका चयन हो जाएगा। सरकार भी विवश है, क्योंकि आपने संविधान में आर्टिकल 14 से 18 में पढ़ा ही होगा। अब आर्टिकल 16 में क्या है, क्या लिखा हुआ है? कोई जल्दी से बताइए। अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सरकार विवश है। सरकार इसलिए विवश है कि हर व्यक्ति वहीं जाना चाहता है। तो सरकार ने भी तय कर लिया है आयोगों के माध्यम से कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा उसी का चयन करेंगे, दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में तथ्यों पर पूरा कमांड रखिए और जीएस को तो बिल्कुल ही पकड़ में बना कर रखिए, क्योंकि ऐसा विषय है कि एक बार यदि छूट गया तो फिर दोबारा पकड़ में आता नहीं है, फिर काफ़ी समय लग जाता है। और यदि रोज़ की आदत में, जैसे देखिएगा कि एक जो म्यूजिशियन होता है, एक जो गायक होता है, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं,
जो नेशनल लेवल के सिंगर्स हैं, कितने भी बड़े मंच पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन रियाज करना नहीं छोड़ते हैं। सुबह उठकर रूटीन का हिस्सा है कि 2 घंटा पहले बैठ कर रियाज करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ ही माह में रेस से बाहर हो जाएंगे, फिर उनका गीत कोई नहीं सुनेगा। यही बात प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ भी है तो बड़ा कष्टकारी काम कि रोज उठकर आप 2-3 घंटा पढ़ें। इससे बड़ा कष्ट का काम जीवन में दूसरा कोई नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ये सबसे कष्टकारी काम है। लेकिन बात वही है, यदि उस राह में सफल हो जाना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वैसे मैं अपने कई साथियों को जानता हूं जिन्होंने एक बार सिलेक्शन के बाद सारा किताब को भी बेच लिया, छुट्टी पा ली उससे। उन्होंने कहा कि अब आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। बड़ा कष्टकारी काम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप पढ़ते रहते हैं, आपके चेहरे का जो ऑरा है वो चमकता रहता है। एक इनलाइटमेंट आपके चारों तरफ होता है और आप इस दुनिया के नवीनतम फैक्ट्स से अपडेट होते हैं। एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपके सभी जो कलीग्स थे, साथी थे, वो सब बूढ़े हो गए। लेकिन आप उम्र से बूढ़े हुए हैं, मस्तिष्क से आप कभी बूढ़े नहीं होते। और जब मस्तिष्क से बूढ़े नहीं होते तो फिर चेहरे से भी युवा लगते रहते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। और आप देखेंगे कि जो विभिन्न मंचों पर जाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखिएगा कि उनके चेहरे का ऑरा एकदम अलग होता है, क्योंकि वो ज्ञान से भरे हुए हैं। वो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो सामान्य मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसका बहुत फायदा है। compete करने के बाद भी यदि आपका अध्ययन जारी रहता है तो आपके सर्वांगीण विकास में उसका रोल बहुत अहम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। वही तो कष्टकर है ही, थोड़ा सा याद कर लीजिए। आप पर जुर्म ढाया जा रहा है तो इसको थोड़ा सह लीजिए। जुर्म ही तो है, इतने इतने सारे तथ्य आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। और टफ भी है, याद रखना भी टफ है, हर खंड को लेकर चलना है। अभी हम क्या लिख रहे थे उसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहाँ थे हम? सेंट थॉमस पर चर्चा हो रही थी। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, पार्थियन लोगों का मूल स्थान कहाँ था? पार्थियन कहाँ से आए थे? नाम में ही स्पष्ट है। आदित्य जी, आप बताइए कि पार्थियन कहाँ से आए थे? कोई? ईरान का दूसरा नाम क्या है? पर्सिया। यानी पर्सिया से ही बना है पार्थिया। ईरान से आए थे। लेकिन पार्थियन ईरान से आए थे, नहीं भूलिएगा। पार्थियन ईरान से आए थे, नाम में ही स्पष्ट है। पर्सिया को ईरान कहते हैं। ईरान से आए थे। अब एक तथ्य मैं और लिखवा चुका था, वो भी पूछ कर देखते हैं कि कितना याद है। जिनको याद हो सबसे पहले जवाब देंगे। कुसानो के 2 नाम मैंने और लिखवाए थे, स्लाइस देकर ऊपर में। कुसानो को इस और इस नाम से भी जानते हैं, हेडिंग में ही था। क्या क्या था? यूची, टोचैरियन। टोचैरियन का यदि हिंदी का भी आपसे पूछ ले तो तोखड़ी कहते हैं। टोचैरियन, तोखड़ी। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और यूची, तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व में ही आपको याद है। जिनको नहीं याद रहे वो लिख सकते हैं, टोचारियन का हिंदी तोखड़ी होता है। परीक्षा में फंस नहीं जाइएगा। और ये कुसानों के ही नाम है। इसको बोलते हैं तोखड़ी, टोचारियन। मिलता जुलता है, उच्चारण भी मिल रहा है। ये कुसानों के नाम है। जहां आपने लिखा था कॉपी में वही मेंशन कर देंगे बाद में इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, कुषाण मूलतः, कुषाण मूलतः यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण मूलतः यूची जाति की एक शाखा थी जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक था। मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक था। मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी। कुजुल कड़फिसेस, वेरी गुड। और सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। और राजधानी? पुरुषपुर यानी पेशावर। ठीक है, सभी बातों को हमने पहले ही लिख लिया है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, कनिष्क ने ही, अगला पॉइंट, कनिष्क ने ही कनिष्क ने ही कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्कपुर नगर बसाया था। बसाया था। एक स्थान है बामियान, और यह पड़ता है अफगानिस्तान में। यह अफगानिस्तान में पड़ता है। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? बुद्ध की मूर्ति के लिए, वेरी गुड। इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने मौर्य काल में ही चर्चा कर ली थी कि कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यह आप सभी को याद है। आपको यह भी याद होगा कि कनिष्क बौद्ध धर्म के डैश शाखा का अनुयायी था। किस शाखा का था? महायान शाखा। ये भी हम पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान, ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। अशोक को बौद्ध की शिक्षा किसने दी थी? अशोक को, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त, वेरी गुड। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद मैंने लिखवाया था कि अशोक ने भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी। युद्ध को छोड़कर शांति का विचार स्वीकार कर लिया था। इन सभी बिंदुओं पर फोकस बनाए रखेंगे। कुछ और दो चार बिंदु हो सकती है इसमें जो हम लिख लेंगे, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगला बिंदु लिखिए। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा। बुद्ध चरित लिखा। वैसे तीन किताबों के नाम मैंने अभी और भी आपको लिखवाए हैं। और ये बताइए कि महाविभास सूत्र किसने लिखा? महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा, यह सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे कि यह जो पुस्तक है महाविभास सूत्र, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसे वसुमित्र ने लिखा था। लिख लीजिए। लिखिए, महाविभास सूत्र वसुमित्र ने लिखा। महाविभास सूत्र वसुमित्र ने लिखा, जिसे जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा मैं कर चुका हूं, जैसे माध्यमिक सूत्र किसने लिखा, कौन बताएंगे? नागार्जुन ने लिखा। ठीक है, किस कौन सा सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने? शून्यवाद का सिद्धांत। इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसकी तुलना अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है। यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। एक लास्ट पॉइंट आज का लिख लीजिए इस चैप्टर में। देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। आक्रमण किया एवं एवं प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ इस अध्याय को हमने एक टेक्निकल अंत दे दिया है। वैसे कोई भी अध्याय कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक तकनीकी अंत देने का हम प्रयास करते हैं। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें हम गुप्त काल को देख सकते हैं, हर्ष काल को देख सकते हैं, और उसी के बीच एक छोटा सा युग है संगम युग, उसको भी हम कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करेंगे, उसी के मध्य कहीं समाहित कर देंगे। यदि इन दो चैप्टर्स को हम पढ़ लेते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री समाप्त मानी जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी, और वहाँ से हम प्राचीन भारत को समाप्त मानकर और मध्य भारत में एंट्री करते हैं। तो मुझे लगता है कि 3-4 कक्षाओं के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब मैंने अभी कहा था कि आप सभी से पूछेंगे कि आप कितना पढ़ते हैं। अब एक एक अभ्यर्थी बताइए, सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे? स्वेच्छा है, अब देख लें कि आपकी रूटीन क्या है, आप कितने घंटे पढ़ाई पर समय दे रहे हैं आजकल। कौन स्वेच्छा से बताएंगे? 2-3 लोग बता देंगे तो सबको माफ कर दिया जाएगा। सुनाइए, छोटू जी बताना चाहते हैं। ठीक है, आप लगातार 6 घंटा अध्ययन करते हैं एक शिफ्ट में। वेरी गुड। ठीक है, और कोई? और कोई नहीं बताना चाहेंगे? थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति बनिए, बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति। बहिर्मुखी समझते हैं ना? बहिर्मुखी का मतलब होता है किसी मंच पर अपने विचारों को बेहिचक शेयर कर सके। पूर्वांचल में ये बड़ी दिक्कत है अभी, ध्यान रखिएगा इसका। क्योंकि साक्षात्कार इत्यादि में जितना आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, अपने विचारों को तेजी से रख सकेंगे, कम शब्दों में रख सकेंगे, उतना आपके चयन की संभावना में वृद्धि होती चलती है। देखिए, एक साधारण सा कंसेप्ट है कि पढ़ने का कोई विशेष समय नहीं है मेरे हिसाब से, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीएस की दुनिया की मैं बात करता हूँ। सबसे कॉमन तरीका है कि जो आज तक पढ़ाई हुआ उसको आपने आज पढ़ लिया, और थोड़ा आगे भी पढ़ लिया। जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ उसे आप पहले से पढ़ कर आए हैं। फिर कल जब अगली कक्षा हुई तो शुरू से लेकर अगली कक्षा तक की पूरी तैयारी दोबारा कर लीजिए, और फिर उससे आगे का पढ़ कर आइए। इसमें आपको 1 घंटा लगे या 5 घंटा लगे, यह मायने नहीं रखता है। समय देखकर मत पढ़िए, कोशिश करिए कि टॉपिक देखकर हम पढ़ें। जैसे अभी 5 मुख्य चैप्टर हो चुके हैं, तो शुरू से 5 चैप्टर का रिवीजन रोज कर लीजिए, और छठे चैप्टर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यदि मुझसे आगे पढ़कर आएंगे तो क्या होगा, आपको आपके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उभरेंगे जो आप पूछ सकते हैं, और टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो आप तक पहुंच पाएगी। यही पढ़ाई का सबसे उत्तम तरीका होता है। और चूंकि व्यक्तिवार, ठीक है, ये डिपेंड करता है, किसी की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से पढ़ सकते हैं। किसी की क्षमता कम हो सकती है, तो उन्हें उतना ही टॉपिक कवर करने में डबल समय भी लग सकता है। तो ये अपनी अपनी निजी क्षमताओं की बात है।
और उसके हिसाब से समय दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी छूटे ना, ये ध्यान रखेंगे। एक सिस्टम बनाइए कि सुबह उठने के साथ मेरी कॉपी में जितने पेज अभी तक लिखे हुए हैं उन सब का एक बार अध्ययन तो मुझे कर लेना चाहिए, कम से कम एक बार। ठीक है, तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए। आजकल टेस्ट सीरीज की कमी नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और उसमें बीच बीच में अपनी क्षमता का आकलन करते रहिए। कल मैं मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ एक सेट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और उसमें हम देखेंगे कि अभी रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल से आते हैं। उस सेट के बाद ही हम गुप्त काल की शुरुआत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आप सभी लोग ग्रुप से लीव कर सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि।